अब पहुंची हो सड़क तुम गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। सड़क मुस्कुराई, कितने भोले हो भाई, खड़िया पत्थर रोड़ी बजरी तो है ना। जो हमारा विकास का मॉडल है, वो मॉडल गांव को आत्मनिर्भर करने की बजाय गांव के संसाधनों के दोहन का मॉडल है। कविता का भी भाग्य होता है जी। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक सेलिब्रिटी के मुंह से बोले जाने के कारण ये इतनी चर्चा में आ गई। विकास पर्याय बन गया है चौड़ी सड़कों का, विकास पर्याय बन गया है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, बड़े बड़े नगरों महानगरों का। हम केवल कुमाऊनी बचाने की बात नहीं कर रहे, हम गढ़वाली के लिए भी लड़े भाई। यहाँ तो जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाल वाले गढ़वाली की बात कर रहे हैं, कुमाऊनी वाले कुमाऊनी की बात कर रहे हैं जी, जबकि हमको सबकी बात करनी चाहिए। सड़क अब पहुंची हो तुम गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका है। ये महज दो लाइनें नहीं हैं, ये हमारे पहाड़ की स्याह हकीकत है। और इन दो लाइनों से पहाड़ के मर्म को दुनिया के सामने रख देने वाले कवि महेश पुनेठा से आज हम मुलाकात करेंगे। ये पिथौरागढ़ है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इस बातचीत में वो यकीन मानिए, इन लाइनों को जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो मैं भावुक हो गया था। मैं पहाड़ को लेकर बहुत भावुक हूँ। और जब आपकी इन लाइनों को मैंने पढ़ा और उसके बाद एक कार्यक्रम में एक मशहूर अभिनेता ने इन लाइनों को दोहराया, तो उन शब्दों का जो मर्म था ना, वो इतना अंदर तक महसूस हुआ कि उसके बाद सिर्फ एक इच्छा थी कि आपसे कब मुलाकात हो। तो पहले ही आपसे मेरी जो पहला सवाल है वो यही है कि इन लाइनों को जब आपने कहा, उससे पहले क्या सोच थी मन में, और वाकई क्या ये हकीकत नहीं है कि जितना सड़कें पहुंच रही हैं उतने गांव खाली हो रहे हैं? जी, ये आपने सही कहा कि ये हमारे समाज की, और केवल पहाड़ी समाज की नहीं बल्कि उन तमाम समाजों की जो आज भी विकास की दौड़ में पीछे हैं, उनकी हकीकत है। और शायद इसीलिए ये पंक्तियाँ लोगों से कनेक्ट भी कर पा रही हैं, वो चाहे पहाड़ के हों या मैदानी क्षेत्र के हों। और ये विडंबना है कि जो हमारा विकास का मॉडल है, वो मॉडल गांव को आत्मनिर्भर करने की बजाय गांव के संसाधनों के दोहन का मॉडल है। और जहाँ भी आप प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र देखते हैं, ये केवल हमारे देश की बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का परिदृश्य यह है कि संसाधनों के दोहन के लिए हम विकास का सहारा लेते हैं और हम उसको विकास के नाम से परिभाषित करते हैं। दरअसल क्या वास्तव में यह विकास है? सच्चे अर्थों में तो इसको समझने की भी आवश्यकता है। क्या हम विलासिता के साधन अपने लिए जुटा लें, क्या यही विकास है? तो उसी को लेकर एक तरह से इस पूरे मॉडल, पूरी सोच को लेकर ये कविता उतरी। और उसका तात्कालिक कारण ये ज़रूर रहा कि तमाम गाँव में जब हम देखते हैं अपने आसपास, तो हम पाते हैं कि जब उस गांव को सुविधा की ज़रूरत थी, सड़क की ज़रूरत थी, शायद उसके आने से गांव के लोग उस तरह से गांव से दूर नहीं होते, तब तो सड़क नहीं पहुंची। लेकिन जब गांव खाली हो गया, लेकिन वहाँ संसाधन बचे थे, सबसे बड़ी बात यह है, तो वहाँ सड़क पहुँचती है, जबकि अब उसकी उस तरह की ज़रूरत नहीं रह गई। बहुत सारी बार मुझे ये देखकर भी बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई बहुत सारी नदियों की ओर सड़कें गई हैं, उसके पास में जो गांव है वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ पगडंडी है। तो ये
समझ में आता है कि हम किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं या हम विकास किसके लिए कर रहे हैं। जी। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उसी सब को लेकर क्योंकि मैं पहाड़ों से जुड़ा हूँ, उन अभावों को देखा है, गाँव की पीड़ा भी समझ में आती है, तो कोशिश की कि मैं अपनी बात को इस तरह से कहूँ। ये तो अब कहते हैं ना, केदारनाथ सिंह अपनी किसी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाई कविता का भी भाग्य होता है। जी। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक सेलिब्रिटी के मुँह से बोले जाने के कारण ये इतनी चर्चा में आ गई। अन्यथा मैं ये मानता हूँ कि मेरी यदि आप अन्य कविताओं से गुजरेंगे तो उनमें मैंने और गहराई में जाकर पहाड़ की इन विसंगतियों और विडंबनाओं को दिखाने की कोशिश की है, अपने लोग की, वहाँ के लोगों की, वहाँ के समाज प्रकृति की। तो बस एक सहयोग भी था वैसे ही। आपके रचनाकरण में वो चिंतन दिखता है, क्योंकि आप पहाड़ से जुड़े हैं, यहीं रहते हैं, तो आपकी पीड़ा जो है वो रिलेट करती है। और ये मैं सिर्फ इस कविता की बात नहीं है, ये आपके सारा जितना रचनाकरण है उसमें ये चीज़ निकल के आती है। आपने विकास की बात की, जब हम पिथौरागढ़ में एंटर करते तो हमें लगता है हम किसी पहाड़ी शहर में आ गए। तो विकास के नाम पर क्या हम शहर नहीं बसाते जा रहे पहाड़ों? हाँ, यही सबसे बड़ी विडंबना ये है कि विकास पर्याय बन गया है चौड़ी सड़कों का, विकास पर्याय बन गया है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, बड़े बड़े नगरों महानगरों का। यहाँ तक कि उस चक्कर में हम अपने जो प्राकृतिक नदियाँ, जो नदियों के रास्ते हैं, उन तक को पाटने में लगे हैं, उनको मलबे से ढकने में लगे पड़े हैं, अपनी नदियों को, छोटी छोटी गाड़ जिनको हम कहते हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये एक नदी का रास्ता है, इसको तो कम से कम हम छोड़ दें। लेकिन विकास की जो एक भूख है, सुविधाओं की भूख है, उस चक्कर में हम पर्यावरण को बिल्कुल भूल जा रहे हैं, प्रकृति को बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि भाई यदि विकास नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, सड़कें नहीं होंगी, तो फिर ये जो आप सुविधाएं का उपभोग कर रहे हैं वो कैसे होंगे। बिल्कुल ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन कोई तो ऐसा बिंदु होना चाहिए जहाँ पर हम प्रकृति को भी बचा सकें और अपनी सुविधाओं को भी बढ़ा सकें। कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें ही बनाई जाएं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाएं या नदियों के रास्तों को रोक दिया जाए। जी। तो उसके लिए हमें तलाश करना पड़ेगा। हमें अपनी जो दिनचर्या है, जो जीवन जीने के तरीके हैं, उनको बदलना पड़ेगा, मुझे तो लगता है। क्योंकि ये अभी हमें जो विकास दिखाई दे रहा है, ये कब विनाश में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। केदारनाथ की जैसी आपदा हमने झेली है, देखी है, और ऐसी आपदाएं अलग अलग क्षेत्रों में पहाड़ के हर साल आते हैं। अभी हिमाचल जो झेल रहा है, तो अब लगाइए कभी वो जो सड़क के किनारे जो लोग बसे होंगे उनको विकास लगा होगा जी। आज अब वो कहाँ हैं, उनको विनाश की किस स्थिति में पहुँच गए। बिल्कुल, है ना। ये हमारा जिस तरह से पूरा मौसम चेंज हो रहे हैं, और यदि ये गर्मी यूं ही बढ़ती रही तो ये विकास फिर किस काम का होगा। हमारी जीवन को तो और कठिन कर देगा ये। और कम से कम उस वर्ग की, चलो जो एक सम्रांत या जो इलीट वर्ग है वो तो अपने लिए इसके भी विकल्प तलाश लेगा, और तलाश भी लिए उसने। वो तो एसी कमरों में बैठा है और जाना है एसी गाड़ी में। लेकिन उस आदमी की सोचे ना, जो एकदम जो किसान मजदूर है, जो उस धूप में काम करने के लिए, कमाने के लिए निकलता है, किसान अपने खेत में काम करने के लिए निकलता है, उसकी क्या स्थिति होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संतुलित और असंतुलित में सिर्फ एक शब्द का अंतर है, लेकिन इन दोनों शब्दों के मायने बहुत बदल जाते हैं। हम जब संतुलित विकास की बात हम करते ही नहीं, और असंतुलित विकास हमें हर जगह दिखता ही रहता है। अब मैं उस बात पर आना चाहता हूँ जिसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है, आपकी साहित्यिक यात्रा पर। आप शिक्षक के पेशे से हैं, लेकिन आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत कब हुई, लेखन कब शुरू किया, कितनी उम्र से किया, और आगे जो आपका रचना कर्म है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरे लिखने पढ़ने की शुरुआत कहना चाहिए बहुत बचपन से हो गई थी। मैं स्कूल
मैं पढ़ता था तब से मुझे लेखन के प्रति मेरा रुझान बढ़ गया था और लिखना मुझे आकर्षित करता था। लिखे हुए शब्द किसी के, चाहे किसी की पुस्तक में हो, पत्र पत्रिका में हो, मुझे आकर्षित करते थे और मुझे लगता था कि ये भी एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने समाज की पीड़ा को, समाज की विडंबनाओं, विसंगतियों को ठीक करने में अपना योगदान दे सकते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। मुझे जब अपने चारों ओर चीज़ों को मैं देखता, बड़ा आदर्शवादी किस्म का मैं शुरुआत से ही रहा, स्कूली जीवन से ही, और मुझे हर वो चीज़ कचोटती थी जो किसी को पीड़ा पहुंचाती है, किसी के प्रति अन्याय है, उत्पीड़न है। और मुझे लगता था कि इन चीज़ों के खिलाफ कुछ कदम लेना चाहिए हम। जी, तो मुझे कलम में एक ऐसा जरिया लगा कि मुझे लगा भाई कलम के जरिए, जैसे मुझे तब लगता था कि मैं पत्रकार के रूप में काम करूंगा। और क्यों करूंगा, इसके पीछे ताकि मैं इन तमाम विसंगतियों को सामने रखकर, और एक पत्रकार वो व्यक्ति होता है जो छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े ऊंचे स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति से सीधे संवाद कर सकता है और उसकी बात को समाज तक ले जा सकता है और उस आवाज़ को आवाज़ दे सकता है जिसकी कोई आवाज़ नहीं हो रही है। तो वहाँ से आकर्षण बढ़ा और लिखने पड़ी। बहुत स्कूली जीवन में मैंने इस तरह के लेखन से संबंधित कुछ कोर्स भी कर लिए और फिर पहली बार जब मैं यहाँ कॉलेज में गया तो स्कूल पत्रिका में छपना हुआ जी, और फिर पढ़ने का सिलसिला जारी रहा। साहित्यिक पत्रिकाओं से परिचय हुआ। पहले तो वही हम साहित्यिक, क्योंकि पिथौरागढ़ जैसी जगह में रह रहे थे, हमें साहित्यिक पत्रिकाओं के ही बारे में पता नहीं था। कादम्बनी में ज़रूर शुरुआती दिनों से पढ़ता था और बहुत स्तरीय पत्रिका थी, उसमें कुछ समय भेजा भी तो छपी नहीं चीज़ें, लेकिन पढ़ने का सिलसिला जारी रहा। फिर थोड़ा समझ में भी आया कि भाई साहित्य होता क्या है, किस तरह की चीज़ें लिखी जानी चाहिए। तो फिर प्रति ओर एक पत्रिका राजस्थान से निकलती थी उस दौर में और उसके संपादक विजेंद्र थे। तो उन्होंने पहली बार उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने लिखने के लिए प्रेरित किया। कुछ यहाँ से, यहाँ की जनजीवन और प्रकृति समाज को लेकर उन्होंने कहा कि भाई कुछ लिखिए, आप भेजिए हमारे कृति ओर के लिए। क्योंकि कृति ओर की एक विशेषता ये रही कि वो लोक और जनपदों को लेकर ज़्यादा रचनाएं अपने पत्रिका में देते थे और उस बात पर फोकस भी करते थे कि भाई एक कविता यदि है तो उसमें वहाँ के जनजीवन और समाज के चित्र दिखाई देने चाहिए। जी, आप जहाँ के हैं, जिस अंचल से आते हैं, वो अंचल आपकी कविताओं में दिखना चाहिए। मतलब एक चेहरा होना चाहिए कविता आपकी, ये पढ़ने वाले को पता चल जाना चाहिए कि ये किस अंचल का कवि है, किस जमीन का कवि है, उसके संघर्ष क्या हैं। तो भेजना शुरू किया, तृतीय ओर में छपे। फिर उसके अलावा धीरे धीरे एक समझ बनी साहित्य की, तो अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी, हंस में, कथादेश, वागर्थ जैसी जो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं उनमें छपना शुरू हुए। फिर हरिश्चंद्र पांडे जी इलाहाबाद में जो रहते हैं, बहुत हिंदी के बड़े कवि हैं। इत्तेफाक से उनका ससुराल और मेरा ससुराल दोनों एक ही जगह है, गंगोली हाट में, छेकी परिवार में। तो उनके संपर्क में आया, लगातार उनसे संवाद हुआ, तो और समझ गहरी हुई, क्या पढ़ना है जी, वो समझ में आया। तो फिर ये यात्रा आगे चल पड़ी। इस साहित्य ने मुझे बच्चों को समझने में भी मदद पहुंचाई, उनके प्रति और अधिक संवेदनशील होने के लिए साहित्य ने ही मेरी मदद की। जब मैंने शिक्षा से संबंधित साहित्य पढ़ा तो मैं बच्चों को और अच्छी तरह से समझ पाया और उनको अपनी बात और अच्छी तरह से समझा पाया, उनके सीखने की प्रक्रिया में और मददगार हो पाया। जैसे दीवार पत्रिका जैसे जो हमने प्रयोग किए स्कूलों में, वो कहीं ना कहीं ये खुद के अंदर का जो रचनाकार था जी, और जो छटपटाहट थी जी अपने को व्यक्त करने की, तो मुझे लगा कि यार ये इन बच्चों के साथ भी ज़रूर इनके अंदर भी ऐसी कोई छटपटाहट होगी, तो मैं इस रूप में इनकी मदद कर सकता हूँ। तो आपने दीवार पत्रिका की बात की, एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए और कैसे हम दीवार पत्रिका जैसे कॉन्सेप्ट के जरिए बच्चों की जो सृजनशीलता है उसमें बदलाव ला सकते। दरअसल दीवार पत्रिका बहुत लंबे समय से
निकाली जा रही थी, विभिन्न विश्वविद्यालयों में युवाओं के जो समूह हैं वो अपने अपने यहाँ दीवार पत्रिका निकाल रहे थे, लेकिन हमने इसको स्कूली स्तर पर प्रारंभ किया जी। और इसके पीछे हमारी ये कोशिश रही कि भाई बच्चों के अंदर जो भाषाई दक्षता है जी, उसका यदि विकास करना है तो हमें लगता है कि भाषा के विकास के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो चिंतन और दूसरा जो है अभिव्यक्ति। जी बच्चा जितना अधिक चिंतन करेगा, जितना अधिक कल्पना करेगा जी, और फिर उसको अभिव्यक्त करने के जितने अधिक अवसर मिलेंगे, उसकी भाषा उतनी ज़्यादा मजबूत होगी जी। अब सवाल यहाँ पर आता है कि आखिर क्यों ऐसा लगा कि हमें इसे शुरू करना चाहिए। तो मैंने प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर में अलग अलग बच्चों के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला, और इस बीच मैंने ये देखा कि हमारे बच्चों की जो भाषाई दक्षता है वो काफ़ी कमज़ोर है, और उसके चलते बच्चे अन्य विषयों में भी बेहतर नहीं कर पा रहे। स्वाभाविक है, बिल्कुल। जब आपकी भाषा ही कमज़ोर है, जो एक पुल का काम करती है तमाम विषयों में आने जाने का, तो अन्य विषय भी आपके समझ में नहीं आएंगे। तो मुझे लगा कि भाई कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे बच्चों की भाषा मजबूत हो। एक बात। दूसरा, जो हमारी पूरी शिक्षा पद्धति है वो परीक्षोन्मुखी है जी। दरअसल हम पूरा जो पढ़ते और पढ़ाते हैं वो परीक्षा के लिए ही होता है, और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, और उसमें भी केवल आपकी याद, बच्चे की जो है याद करने की क्षमता का मूल्यांकन होता है। आप कितना अधिक याद कर सकते हैं, आपके उतने अच्छे अंक आ जाएंगे। दरअसल आप उस विषय को समझे या नहीं समझे हैं, इससे कोई लेना नहीं। तो हमें लगा कि ये तो कोई बात नहीं भाई, जब तक बच्चा किसी अवधारणा को समझ नहीं जाता है, और समझने का मतलब है कि जो चीज़ उसने पढ़ी है उस पढ़ी हुई चीज़ को बदली हुई परिस्थितियों में क्या वो लागू कर पाता है। जो उसने किताब में जो जानकारियाँ सूचनाएं दी, क्या वो यदि बदली परिस्थिति में उस जानकारी सूचनाओं का इस्तेमाल करते हुए काम कर पाता है, नहीं कर पाता। हमें लगा कि ये वाला पक्ष भी बच्चों का कमजोर। तो दीवार पत्रिका ये दोनों काम कर, वो बच्चों के रटने की जो आदत है उससे दूर ले जाती है, क्योंकि अब आपको कहानी लिखनी है, एक मौलिक कहानी लिखनी है, तो वो रटकर तो कोई बच्चा लिख नहीं सकता है। पर ठीक है, वो कहानी कैसे लिखी जाती है, वो कोई कहानी पढ़े, उसको समझे, उस फॉर्मेट को थोड़ा सा समझते हुए वो दूसरी कहानी लिखे, तो वही असली अर्थ में हम कहेंगे हाँ इसको कहानी लिखना आता है। तो ऐसे ही अन्य विषयों का सवाल है। तो दीवार पत्रिका इसका अवसर बच्चों को मुहैया कराए, वो अपनी भाषा को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का अवसर देती है जी, और अपने अंदर जो कल्पना है, जो विचार हैं, जो भाव हैं, उनको दूसरों के सामने लाने। तो इससे बच्चे के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बिल्कुल। और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप समझ लीजिए वो हर फील्ड में बहुत अच्छा फील्ड में अच्छा है। अब उस बात की बात जिसके लिए हम ये लंबा सफ़र तय करके देहरादून से आप पहुँचे, आपको सुनना, आपकी कविताओं को आपके मुंह से सुनना, क्योंकि पढ़ना और रूबरू होकर सुनना एक अलग अनुभव है। तो अगर कुछ आपकी कविताएं हम सुन सकें जो आपके दिल के करीब हों तो कुछ सुनाएंगे। आपने दिल से करीब वाली बात कही। दरअसल यहाँ पर मुझे बड़ा एक समझ में असमंजस की जैसी स्थिति हो जाती है कि आखिर मैं किसको बहुत अच्छी कविता मानूं, किसको नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि कवि और कविता का संबंध, या एक रचनाकार का अपनी रचनाओं से वही संबंध होता है जो एक अभिभावक, एक माता पिता का अपने बच्चों के साथ होता है। ये अलग बात है कि कौन सी रचना दूसरे लोगों तक सही रूप में संप्रेषित हो पाई नहीं हो पाई, लेकिन कवि के मन में तो वो पूरी तरह से होता है कि हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ और ये इसमें कहा गया है। तो फिर भी कुछ कविताएं जो ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद की गई हैं, मैं उन कविताओं को सुनाता हूँ। एक कविता है सरोली। बौजू हाल चाल ठीक है, चिट्ठी देने में देर हुई, नाराज मत होना, टाइम नहीं लगता।
सूरज उगने से पहले तक ओखल, यात्रा, गोट पात, सास ससुर को चाय पानी और भी कामकाज। सामने की पहाड़ी जब तक सजाती सुरजीली लाल बिंदिया, लौट आती हूँ नौले से झुकमुक में ही, लौट आती हूँ नौले से झुकमुक में ही। यून हो या चौमास, जेठ की उमस या सौन की झड़ी, निकल पड़ती हूँ घास काटने खुरदुरे पहाड़ों पर। ढूंढ लाती हूँ पशुओं को नरम हरी घास खड़े ढलानों से। लौटकर परिवार भर के लिए खाना बनाना, फिर बिखरे भाड़ों को समेटना, मांजना, धोना। और सोच की क्या कहूँ, आपको तो पता ही ठहरा, पानी पीने तक की फुर्सत नहीं, गाढ़ खेतों में ही बास ठहरा। जब पहाड़ के उस पार उतर आता सूरज, होने लगती भिगुने की टर टर, लोहार कीड़े की कर्र कर्र, घोंसलों को लौट आते पंछी। उस समय धुंधला सा दिखता रास्ता, हो चुकी होती है दिया बाती, तब लौटना हो पाता है घर को, सिर पर घास का गट्ठर रख। देर रात हो पाता है चूल्हा चौका, कहाँ मिलता है कमर सीधी करने का मौका। बस हालचाल ठीक है, वो भी आजकल घर पर ही हैं। दिल्ली से लौटे 4-5 महीने गए। लिखना नहीं चाहती थी पर लिखती हूँ मन का बोझ हल्का करने को। निकल जाते हैं घर से सवेरे ही, दिन भर चाय की दुकान पर बैठे गप्पे लड़ाते हैं। ताश के पत्ते फेंटते लड़खड़ाते शाम गए पहुँचते हैं घर। चुप रहो तो चैन नहीं, बोलो तो खैर नहीं। दिल्ली थे जब तक भले थे, भाड़े ही मांजते थे भले। रात को चैन से तो सो पाती थी, कहने को तो था दिल्ली में नौकरी करते हैं। जीबू की क्या कहूँ, बाप पर गया है सूल आने। स्कूल लगाया सो स्कूल न जाकर खेलता है रास्ते में गुच्छी। एक रोज कपड़े धोते बीड़ी की ठुड्डियां निकली जेब से उसके। बहुत बिगड़ रहा है, बाप को देखता है वैसा ही सीखता है। ज्यादा क्या लिखूं, रात बहुत हो गई, सुबह जल्दी उठना है। मेरी फिक्र न करना, मैं ठीक ठाक हूँ। कौन किसकी कहे, घर घर मिट्टी के चूल्हे ठहरे। टाइम हुआ तो दुतिया को आऊंगी। आप लोगों की बहुत याद आती, कुछ और सुनने का लोभ बढ़ता जा रहा है जी। एक कविता है, खिनवा। एक पेड़ होता है हमारे यहाँ, खिन्ना भी कहते हैं, कोई उसको कोई खिन कहते हैं। तो उसको प्रतीक बनाकर ये कविता मैं कुछ कहने की कोशिश की है। खिनवा का पेड़ हूं मैं, तुम कहाँ पहचानोगे मैं नहीं दे सकता तुम्हें सरस स्वादिष्ट फल, नहीं बन सकता हूं तुम्हारी हवेली की दरवाजे खिड़कियों की चौखट। मेरे पास नहीं है चित्ताकर्षक सुगंधित फूल, जिन्हें सजा सको तुम अपने फूलदानों में। न मैं कोई पवित्र पेड़ हूं, तुम्हारे व्यवहार पर मुझे न आश्चर्य है न अफसोस। मैं अच्छी तरह पहचानता हूं तुम्हें। तपती दोपहरी के बीच बिहड़ में भटकते को मैं दे सकता हूं गजिन छाया। ठंड में ठिठुरते की रात को गरमा सकता हूं। लौकी, ककड़ी, तोरई की बेलों के लिए बन सकता हूं माकूल ठंगरा। काट कर फेंक दो मुझे, तमाम उपेक्षाओं के बावजूद जरा सी मिट्टी और नमी पाकर फिर से खड़ा हो सकता हूं। फैला सकता हूं अपनी भुजाएं। खुशी है मुझे, शामिल हो सकता हूं पक्षियों के मुक्ति समूह गान में, दूर आसमान की उड़ान में। तुम नहीं पहचानोगे मुझे, मैं खिनवा का पेड़ हूं, मैं खिनवा का पेड़। अब उन लाइनों की बात जिनके लिए आपने कहा कि कविता का भी अपना भाग्य होता है, और वो अगर आपसे नहीं सुनेंगे तो कुछ लगेगा अधूरा सा है। चलिए, वैसे ये कविता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। फिर भी आपके अनुरोध पर
अब पहुंची हो सड़क तुम गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। सड़क मुस्कुराई, कितने भोले हो भाई। खड़िया पत्थर रोड़ी बजरी तो है ना, खड़िया पत्थर रोड़ी बजरी तो है ना। क्या बात। मैं आपसे एक सवाल दूध बोली को लेकर पूछना चाहता हूँ। हम अक्सर ये चिंतन करते हैं कि हमारी दूध बोली पर जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कुछ एफर्ट इधर उधर होते हैं, कुछ सेमिनार होते हैं, और सब जगह लगभग एक सी चिंता जताई जाती है कि नई पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए। कैसे जोड़ा जा सकता है, एक तो ये, और दूसरा कि ये भाव इसलिए भी जगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हमारा चैलेंज बढ़ गया है, अब हमारी चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। अब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। ऐसे में जब हम देखते हैं ग्लोबल लैंग्वेज की बात करते हैं और उसमें अपनी दूध बोली को संभाले रखना, अपनी विरासत को बचाए रखना कैसे होगा? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और ये संकट भी पूरी दुनिया भर में पैदा हुआ संकट है। और कहा जाता है कि हर रोज कोई न कोई बोली मर रही है। बहुत सारी बोलियां आज पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, और इसके पीछे मुझे लगता है कि जो पूरा ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण का ये दौर है, जो एक तरह से लोक का दुश्मन भी है, क्योंकि पूरी दुनिया को एक तरह का बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में लोक बोली, लोक संस्कृति, लोक जीवन को बचाना अपने आप में एक चुनौती है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और जीवन जिस तरह से बदल रहा है हमारा, जहाँ से बोली का संबंध है, जिस पूरे जीवन प्रक्रिया से उसका संबंध है, वो पूरी बदल रही है। आज हमारे गांव खाली हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनके साथ जो गांव की संस्कृति है, गांव की बोली है, उसके सामने भी खतरा आएगा। तो तब मुझे लगता है कि भाषा का जो बोली बचाने का सवाल है, ये एक तरह से एकाकी सवाल नहीं जी, ये उन तमाम चीज़ों के साथ ही बच पाएगी। जब वो जीवन बचेगा तो वो शब्द भी बचेंगे, उससे जुड़े हुए उन क्रियाओं। देखो, क्रिया से शब्द पैदा होते हैं जी। आप देखिए, कोरोना काल आया और कोरोना काल में कितने नए शब्द पैदा हुए जी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे हमारी लोक बोली में, जो हमारी उस लोक जीवन के क्रियाकलापों से पैदा जी, उन व्यंजनों से पैदा हुए, उन अनाजों से पैदा हुए, उन खेती के काम काजों से पैदा हुए, उन औजारों से पैदा हुए। अब वो रहे नहीं जी, तो उनको बचाना अपने आप में बड़ा कठिन काम है। वो काम ही नहीं रहे तो उनसे जुड़े हुए शब्द कैसे रहेंगे जी। तो तब मुझे लगता है कि ये एक बड़ी संगठित लड़ाई की जरूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बोली या भाषा तब अधिक विस्तार पाती है जब वो बाजार की भाषा, बिल्कुल, जब वो रोजगार की भाषा। आज अंग्रेजी ही, यदि भारत की बात मैं करूं, भारत में यदि अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ा है तो वो इसलिए नहीं बढ़ा है कि यहाँ के लोग अंग्रेजी से कुछ खास लगाव रखते हैं, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी का प्रभाव इसलिए पड़ा है कि अंग्रेजी रोजगार देने वाली भाषा बन गई। आज मानी, भले है या नहीं है ये दूसरी बात, लेकिन मानी जाती है कि यदि आपको अच्छा रोजगार प्राप्त करना है तो आपको अंग्रेजी आनी ही आनी चाहिए जी, सीखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको किसी दूसरे देश में जाना है, वहाँ व्यापार करना है या वहाँ रोजगार करना है इसलिए आपको अंग्रेजी, बल्कि अपने ही देश में भी यदि आपको अच्छा रोजगार प्राप्त करना है तो अंग्रेजी का, इसलिए अंग्रेजी का। बस इसलिए जो सरकारी स्कूलों में जो हिंदी माध्यम के या भारतीय भाषाई माध्यमों के स्कूल हैं वो खाली होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है कि जब मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के सामने खतरा है भारत जी, आज हिंदी के सामने खतरा आने लग गया। आप देखेंगे 10 साल बाद
हम उसी तरह से हिंदी के बारे में बात कर रहे होंगे जिस तरह से आज हम लोक बोलियों के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से स्कूलों से गायब होती जा रही है माध्यम भाषा के रूप में, अब हिंदी धीरे धीरे या भारतीय भाषाएं खत्म होती जा रही हैं, तो कैसे हम इसको बचाएंगे, एक ये भी चुनौती है। फिर भी मुझे लगता है कि हमें अपने प्रयास ज़रूर करने चाहिए। हम व्यवहार में जितना इनका इस्तेमाल कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और अपनी बोली में अच्छा साहित्य सृजित किया जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यदि हमारी बोली में, हमारी भाषा में अच्छा साहित्य लिखा जाएगा, एक स्तरीय साहित्य लिखा जाएगा, तो लोग उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, उसको जानेंगे। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे एक साथ प्रयास करते हुए हम, मुझे लगता है, अपनी दूध बोली को, और इसकी लड़ाई भी हम मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। आज केवल जैसे हिंदी, मैं कहता हूँ कि भाई केवल आप हिंदी को बचाने की बात क्यों करते हैं, या केवल आप कुमाऊनी को या गढ़वाली को बचाने की बात क्यों करते हैं। आपको जौनसारी को बचाने की बात भी करनी पड़ेगी, आपको रंग भाषा को भी बचाने की बात करनी पड़ेगी, और सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज सारी भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और ये राजनीतिक सवाल भी है जी। ये ठीक है, भावनात्मक रूप से तो हमें अपनी बोली से प्रेम है, हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इतने से भी वो बचेगी नहीं जी। एक न एक दिन वो धीरे धीरे फिर कम होती रहेगी। जब तक राजनीतिक स्तर पर इनको बचाने के लिए कोई ठोस फैसले नहीं होते हैं, तब तक बड़ा कठिन है, ऐसा मैं बताऊं। भाषा की जब हम बात करते हैं या हम बोली की भी बात करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए, जब जिसे हिंदी में कहते हैं क्लिष्ट हो जाती है, तो भाषा का सरलीकरण सही है या गलत? बहुत ज़रूरी है जी। मुझे लगता है कि यदि आज अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा बनी है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो अंग्रेजी भाषा की उदारता है, उसने हर भाषा के शब्दों को अपने शब्दकोश में शामिल किया है। यदि हम शुद्धता की बात करेंगे, शुद्धतावाद पर चलेंगे ना, कि नहीं, दूसरे भाषाओं के शब्द हमारे बोली में, हमारी भाषा में नहीं लिए जाएंगे, तो ऐसा करके हम कहीं ना कहीं अपनी भाषा के प्रसार को ही रोकेंगे। हमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करना ही चाहिए जी। और उसको सहज सरल बनाने की भी ज़रूरत है जी। उसमें बहुत रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है भाषा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कि उसके दरवाजे हमें खोलने पड़ेंगे, उसकी खिड़कियां हमें खुली रखनी पड़ेंगी, बाहर की हवा भी वहाँ आए और हमारे यहाँ से बाहर जाए। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने 2 कविताएं यहाँ पर पढ़ी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं भले ही हिंदी में कविता लिख रहा हूँ, लेकिन लोक बोली के शब्दों को मैं सायास रूप से उसमें ला रहा हूँ जी। कि मैं चाहता हूँ कि इस बहाने हिंदी में हमारी बोली के शब्द समाविष्ट हों। जैसे भोजपुरी, अवधी आदि के शब्द आप हिंदी में देखते हैं, खड़ी बोली में बहुत सारी भाषाएं, तो हमारी बोली के शब्द भी वहाँ पहुँचते जी। इस तरह से हम अपने दूध बोली की सेवा कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये कुछ, या अब ये भी हो सकता है भाई, बहुत एकेडमिक लोग हैं, वो ठीक है, जो लुप्त प्राय शब्द हैं उनको बचाने के लिए कम से कम उसको शब्दकोश में तो संरक्षित करें, उस तरह के काम भी किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कई बार क्या होता है कि एकेडमिक डिबेट्स की वजह से यूथ जो है वो उतना कनेक्ट फील नहीं करता इस तरह के। बिल्कुल इस तरह, इसके लिए ही ऐसे आंदोलनों की, जो ये बोली भाषा बचाने वाले आंदोलन है, अभियान है जी, इसलिए इनकी बड़ी अहमियत है। इस तरह से कम वो यूथ जो उससे दूर होता जा रहा है, तो ये उसको अपनी ओर लाने का प्रयास करते हैं, उनको थोड़ा झकझोरते हैं, उनको एक भावनात्मक रूप से उसके प्रति आकर्षित करते हैं। तो ऐसे चाहे वो गढ़वाली भाषा बचाने के अभियान हों, कुमाऊनी भाषा बचाने के हों, या देश भर में अन्य भाषाओं को लेकर, तो उनके साथ हमें एक बिरादराना वो भी गठबंधन भी करना पड़ेगा। जी, तो ये भी लगता है जी। जैसे हम केवल कुमाऊनी बचाने की बात न करें, हम गढ़वाली के लिए भी लड़ें भाई। यहाँ तो जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाल वाले गढ़वाली की बात कर रहे हैं, कुमाऊनी वाले कुमाऊनी की बात कर रहे हैं जी, जबकि हमको सबकी बात करनी चाहिए। 13 बोलियाँ उत्तराखंड में बताई जाती हैं, 13 बोलियों की वकालत हमको करनी पड़ेगी जी, अन्यथा फिर वही होगा कि ये गढ़वाली और कुमाऊनी बच जाएगी, लेकिन अन्य भाषाएं भी तो, उनका भी तो अपनी जगह महत्व है, वो भी किसी की दूध बोली है जी। हमें अपनी माँ से प्रेम है, तो दूसरे की माँ के प्रति भी हमारा सम्मान और प्रेम होना चाहिए। उसके साथ भी हमें खड़ा होना पड़ेगा।
तब ऐसी जब सामूहिक लड़ाई होगी, एक राजनीतिक जवाब बनेगा जी तो मुझे लगता है उसके लिए कोई एक ठोस रणनीति भविष्य में शायद बनाएंगी सरकार। जी। तो ये थे महेश पुनेठा जी। बहुत मज़ा आया उनसे बातचीत करके। उनको पढ़ा था लेकिन रूबरू सुनना एक अलग तरह का अनुभव था, और यही हमारी कोशिश भी है आपसे ऐसे लोगों को मिलाना जिनके चिंतन में, जिनके मनन में, जिनके लेखन में पहाड़ झलकता है। तो आप सभी को ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और आप सबसे अपील, जिन लोगों ने पहली बार तीरंदाज लाइव को देखा है, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।